नमस्कार मित्रों, मैं बालिंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई। आज से हम लोग महंगाई की चर्चा करने वाले हैं। तो महंगाई होती क्या है? तो महंगाई क्या होती है? किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाना महंगाई कहलाता है। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसे हम लोग महंगाई कहते हैं। जैसे मान लीजिए आज आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं तो वह वस्तु आज आपको कुछ कम कीमत पर मिल जाती है, कुछ सस्ते दाम पर मिल जाती है। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद आप दोबारा से मार्केट गए और वही वस्तु जब खरीद कर लाते हैं तो उसी वस्तु के लिए आपको कुछ ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो आप क्या कहेंगे? जो वस्तु है, वस्तु का मूल्य बढ़ गया है, वस्तु महंगी हो गई है। यही क्या होता है? महंगाई होता है। यदि हम बात करें यहाँ से जो महंगाई की परिभाषा निकल कर आएगी वह क्या आएगी? तो यहाँ से महंगाई की जो परिभाषा निकल कर आती है वह आती है किसी वस्तु के मूल्य में लगातार अथवा सतत वृद्धि महंगाई कहलाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में लगातार अथवा सतत वृद्धि महंगाई अथवा मुद्रास्फीति कहलाती है। तो महंगाई की परिभाषा क्या हो गई? किसी वस्तु के मूल्य में लगातार अथवा सतत वृद्धि महंगाई कहलाती है। मान लीजिए आज आप कोई वस्तु मार्केट से खरीद कर लाते हैं और आज आपको वह वस्तु 40 रुपए में 1 किलो मिल रही है। आज आप मार्केट गए और कोई वस्तु खरीदा और वह आज आपको 40 रुपए में 1 किलो मिल रही है। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद आप दोबारा से मार्केट गए और मार्केट जाने के बाद वही वस्तु आपने 1 किलो खरीदी। वही वस्तु आपने 1 किलो खरीदी और उस वस्तु के 1 किलो के लिए आपको 50 रुपए देने पड़े। उसी वस्तु के 1 किलो के लिए आपको 50 रुपए देने पड़े। तो आप क्या कहेंगे? वस्तु का जो मूल्य है वह 10 रुपए बढ़ गया है। वस्तु के मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि हो गई है। आप क्या कहेंगे? जो वस्तु है, वस्तु के मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि हो गई है। वस्तु के मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि हो गई है। और वहीं यदि आप लोग दूसरे तरीके से देखें कि आप 40 रुपए ही देना चाहते हैं, आप 40 रुपए ही देना चाहते हैं, तो क्या होगा? पहले की तुलना में वस्तु कुछ कम मिलेगी। पहले की तुलना में वस्तु कुछ कम मिलेगी। मान लीजिए पहले 1 किलो वस्तु मिल रही थी, अब जो वस्तु है वह 800 ग्राम मिली। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो मुद्रा है हमारी, जो हमारा पैसा है, जो हमारी मुद्रा है, मुद्रा के मूल्य में कमी आ गई है, यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ गई है। आप क्या कह सकते हैं? मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ गई है। मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ गई है। यदि आप 40 रुपए ही देना चाहते हैं तो क्या होगा? 40 रुपए में पहले की अपेक्षा वस्तु कुछ कम मिलती है। तो आप इस प्रकार ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी मुद्रा थी, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ गई है। तो इस प्रकार यहाँ से जो परिभाषा निकल कर आएगी महंगाई की परिभाषा यहाँ से क्या निकल कर आती है? तो यहाँ से जो महंगाई की परिभाषा निकल कर आएगी वह यह आएगी, महंगाई वह है जिस दौरान वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाती है। क्या? महंगाई वह है जिस दौरान वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है
महंगाई वह है जिस दौरान वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाती है। तो यहाँ से जो महंगाई की परिभाषा निकल कर आई वह क्या आई? महंगाई वह है जिस दौरान वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाती है। महंगाई वह है जिस दौरान वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाती है। अब यदि हम बात करें महंगाई किस कारण से बढ़ती है, क्या कारण है कि महंगाई बढ़ जाती है, क्या कारण है कि महंगाई बढ़ जाती है? तो महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है धनापूर्ति बढ़ जाना। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है धनापूर्ति बढ़ जाना। क्या होगा? जब धनापूर्ति बढ़ेगी तो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, और जब ज्यादा पैसा होगा तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे तो क्या होगी? मांग अधिक होगी। मार्केट में क्या होगी? मांग अधिक होगी, वस्तुओं की मांग अधिक होगी और उत्पादन कम हो पाएगा। जब क्या है? मांग बढ़ जाएगी, ज्यादा वस्तुओं की मांग होगी, तो जो उत्पादन करता है उन वस्तुओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, जिस कारण क्या होगा? वस्तु का जो मूल्य है वह भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वह क्या होता है? धनापूर्ति का बढ़ जाना। धनापूर्ति का बढ़ जाना। जब क्या होगा? धनापूर्ति बढ़ जाना। धनापूर्ति बढ़ जाना। कारण क्या हुआ? धनापूर्ति बढ़ जाना। और जब धनापूर्ति बढ़ेगी तो मांग क्या होगी? मांग भी आपकी बढ़ेगी। मांग क्या होगी? मांग बढ़ेगी। और जब मांग बढ़ेगी तो वस्तु का जो मूल्य है वह भी क्या होगा? बढ़ेगा। वस्तु का जो मूल्य है वह भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो महंगाई का कारण क्या हो गया? किस कारण से महंगाई होती है? तो महंगाई का जो कारण है वह है धनापूर्ति का बढ़ जाना। जब धनापूर्ति बढ़ेगी तो मार्केट में क्या होगी? मांग बढ़ेगी। और जब मांग बढ़ेगी तो वस्तु का जो मूल्य है वह भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। वस्तु का जो मूल्य है वह भी बढ़ जाएगा। अब यदि हम बात करें महंगाई को नियंत्रित कैसे किया जाए, महंगाई को नियंत्रित कैसे किया जाए, तो नियंत्रित करने के लिए हम क्या करेंगे? नियंत्रित करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो धनापूर्ति बढ़ी हुई है यदि इसे हम कम कर दें, ये जो धनापूर्ति बढ़ी हुई है यदि इसे हम कम कर दें तो क्या होगा? महंगाई में नियंत्रण पाया जा सकता है या महंगाई में नियंत्रण पाया जाएगा। क्या? ये जो धनापूर्ति बढ़ी हुई है यदि हम इसे कम कर देंगे तो क्या होगी? मार्केट में जो मांग होगी वह भी कम हो जाएगी। और जब मार्केट में मांग कम होगी तो वस्तु का जो मूल्य है वह भी कम हो जाएगा। तो क्या है? नियंत्रण कैसे करें? नियंत्रण कैसे करें? महंगाई पर नियंत्रण कैसे पाया जाए? तो क्या है? बढ़ी हुई धनापूर्ति को कम करके महंगाई में नियंत्रण पाया जा सकता है। जब हम बढ़ी हुई धनापूर्ति को कम करेंगे तो जो वस्तु की मांग है वो भी क्या होगी? कम हो जाएगी। वस्तु की जो मांग है वह भी कम हो जाएगी। और जब मांग कम होगी, मार्केट में जब वस्तुओं की मांग कम होगी और वस्तुएं ज्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा? वस्तु का जो मूल्य जो है वह भी क्या होगा? कम हो जाएगा। वस्तु का जो मूल्य है वह भी क्या होगा? कम हो जाएगा। वस्तु का मूल्य क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति की। अगली हम लोग बात करते हैं डिफ्लेशन की यानी कि अपस्फीति की। डिफ्लेशन की यानी कि अपस्फीति की। जो डिफ्लेशन होता है वह इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा होता है। जो डिफ्लेशन होता है वह इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा होता है। जो
अपस्फीति होती है वह मुद्रास्फीति की जस्ट उल्टा होती है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग डिफ्लेशन के बारे में। डिफ्लेशन यानी कि अपस्फीति। अपस्फीति जो होती है वह मुद्रास्फीति की जस्ट उल्टा होती है। इसमें क्या होगा, वस्तु का जो मूल्य है वह कम हो जाएगा, और जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वह बढ़ जाएगी। क्या? वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा तथा मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। डिफ्लेशन में क्या होगा? डिफ्लेशन यानी कि अपस्फीति में क्या होगा, वस्तु का जो मूल्य है वह कम हो जाएगा और मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वह क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब यदि हम बात करें ये किस कारण से होती है, यदि हम बात करें अपस्फीति के कारण की कि अपस्फीति किस कारण से होता है, तो अपस्फीति का सबसे बड़ा कारण होता है धनापूर्ति का कम हो जाना। जब धनापूर्ति कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा क्या होगा, कम हो जाएगा, तो लोग कम से कम वस्तुएं खरीदेंगे, तो मार्केट में क्या होगी, मांग कम हो जाएगी, और जब मार्केट में मांग कम होगी तो वस्तुएं क्या होंगी, सस्ती हो जाएंगी। तो अपस्फीति का कारण क्या है, अपस्फीति का कारण क्या है, तो अपस्फीति का कारण है धनापूर्ति का कम हो जाना। क्या? धनापूर्ति का कम हो जाना। जब धनापूर्ति कम हो जाएगी तो जो वस्तुओं की मांग है वो क्या होगी, वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, और जब वस्तुओं की मांग कम होगी तो मार्केट में या बाजार में वस्तुओं की जो कीमत है, वस्तुओं का जो मूल्य है वह क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि लोग क्या करेंगे, कम से कम वस्तुएं खरीदेंगे, मांग कम हो गई, कम से कम लोग वस्तुएं खरीदेंगे और मार्केट में वस्तुएं अधिक हो जाएंगी, और जब मार्केट में वस्तुएं अधिक होंगी तो वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, कम हो जाएगा, वस्तुओं का मूल्य कम हो जाएगा। अब यदि हम बात करें अपस्फीति को नियंत्रित कैसे करें, अपस्फीति को नियंत्रित कैसे किया जाए अपस्फीति को, तो अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए यदि हम इस घटी हुई धनापूर्ति को क्या करें, बढ़ा दें, यदि हम घटी हुई धनापूर्ति को बढ़ा दें तो अपस्फीति पर निजात पाया जा सकता है, अपस्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या है, नियंत्रित कैसे करें, धनापूर्ति को बढ़ाकर, धनापूर्ति को बढ़ाकर हम अपस्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं, धनापूर्ति को बढ़ाकर। और जब धनापूर्ति बढ़ाएंगे, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो मार्केट में क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, तो मार्केट में क्या होगी, मांग बढ़ जाएगी, और जब मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं का जो मूल्य है वह भी क्या होगा, वस्तुओं का जो मूल्य है वह भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या है, अपस्फीति पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस प्रकार हम अपस्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं, अब यदि हम बात करें आगे, अब हम लोग बात करते हैं अपस्फीति और मुद्रास्फीति की। अपस्फीति और मुद्रास्फीति में कौन बेहतर होता है, अपस्फीति और मुद्रास्फीति में कौन बेहतर होता है, क्योंकि क्या होता है, जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति में वस्तुएं हमें महंगे दाम पर मिलती हैं, और वहीं जो अपस्फीति होती है, अपस्फीति में वस्तुएं हमें सस्ते दाम पर मिलती हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे, हमको अपस्फीति में वस्तुएं सस्ते दाम पर मिल जाती हैं, इसलिए अपस्फीति हमारे लिए अच्छी है। लेकिन वास्तव में देश के वृद्धि और विकास के लिए मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है। वह किस प्रकार से मानी जाती है, इसे हम इन दोनों में अंतर के माध्यम से समझ लेते हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूं मुद्रास्फीति, और दूसरी तरफ लिख रहा हूं अपस्फीति।
अपस्फीति। अपस्फीति, एक तरफ मैं लिख रहा हूं मुद्रास्फीति और दूसरी तरफ अपस्फीति, और दोनों में अंतर के माध्यम से समझते हैं कि कौन बेहतर होगा, कौन बेहतर होगा, मुद्रास्फीति अच्छी होगी या अपस्फीति अच्छी होगी। तो जो महंगाई होती है यानी कि जो मुद्रास्फीति होती है, इसमें जो वस्तुओं की मांग होती है, वस्तुओं की जो मांग होती है वह क्या होती है, बड़ी होती है। वस्तु की जो मांग है वह क्या होती है, बड़ी होती है। वस्तु की मांग बड़ी होती है। महंगाई में क्या होता है, वस्तु की जो मांग है वह बढ़ी हुई होती है। तो जब वस्तु की मांग बढ़ेगी, जब वस्तु की मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा, जब मांग बड़ी होती है तो इसमें क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा, जब उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रोजगार भी बढ़ेगा। वस्तुओं को बनाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो क्या होगा, रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा, इससे क्या होगा, रोजगार भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब रोजगार बढ़ेगा, रोजगार जब बढ़ेगा तो रोजगार जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी यानी कि इनकम बढ़ेगी। तो क्या होगा, आय भी क्या होगी, बढ़ेगी, आय क्या होगी, बढ़ेगी। और जब आय बढ़ेगी, जब आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो क्या होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, यानी कि आर्थिक आय में भी क्या होगी, वृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी। विकास दर है, आर्थिक विकास दर में भी वृद्धि होगी। क्या, आर्थिक विकास दर में, विकास दर में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी। और इस प्रकार यदि हम अपस्फीति को देखते हैं तो अपस्फीति में क्या होता है, मांग घटी होती है। इसमें क्या है, जो मांग है वह घटेगी, यानी कि मांग कम होती है। किसमें, जब अपस्फीति होती है तो मांग क्या होती है, कम हो जाती है, घटती है, मांग घटेगी। और जब मांग घटेगी, जब मांग घटेगी तो रोजगार क्या होगा, रोजगार भी घटेगा। जब मांग घटेगी तो क्या होगा, उत्पादन घटेगा। जब मांग घटेगी तो क्या होगा, उत्पादन जो होगा, उत्पादन भी क्या होगा, घटेगा। और जब उत्पादन घटेगा तो रोजगार भी घटेगा, रोजगार भी घटेगा, क्योंकि वस्तुएं कम उत्पादित की जा रही हैं तो कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो रोजगार भी क्या होगा, घटेगा। और जब रोजगार घटेगा तो आय भी क्या होगी, आय भी हमारी घटेगी, कम हो जाएगी, आय भी घटेगी। और जब आय घटेगी तो आर्थिक विकास दर में भी कमी आएगी। तो क्या होगा, आर्थिक विकास दर भी घटेगा, आर्थिक विकास दर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर्थिक विकास दर कम हो जाएगा, आर्थिक विकास दर भी घटेगा। और इस प्रकार अब यदि हम देखें तो इसमें क्या है, जब मुद्रास्फीति है तो मांग बड़ी होती है, और जब मांग बड़ी होती है तो उत्पादन बढ़ता है, जब उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, और जब रोजगार बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जिससे कि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है। और जब देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आर्थिक विकास दर में क्या होता है, वृद्धि होती है। लेकिन अपस्फीति को देखा जाए तो मांग घटी होती है, मांग घटी होती है, इससे क्या होगा, उत्पादन भी घटेगा, रोजगार भी घटेगा, आय भी घटेगी, तो आर्थिक विकास दर भी घटेगा ना। तो इसलिए क्या होगा, इधर यदि देखा जाए तो देश के लिए मुद्रास्फीति बेटर होती है, मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई जो है वह देश के लिए अच्छी मानी जाती है। हमने कहा महंगाई देश के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन कितनी महंगाई देश के लिए अच्छी मानी जाती है? ऐसा तो नहीं है कि जितना भी चाहें उतना महंगा कर दें तो देश के लिए अच्छी मानी जाएगी। ज्यादा महंगाई भी देश के लिए हानिकारक होती है, ज्यादा महंगाई भी देश के लिए हानिकारक होती है। नियंत्रित महंगाई देश के लिए लाभदायक होती है, अनियंत्रित महंगाई देश के लिए हानिकारक होती है। क्या लिख देते हैं,
नियंत्रित महंगाई देश के लिए लाभदायक होती है। नियंत्रित महंगाई देश के लिए लाभदायक होती है। अनियंत्रित महंगाई देश के लिए हानिकारक होती है। नियंत्रित महंगाई जो होती है वह देश के लिए लाभदायक होती है, लेकिन अनियंत्रित महंगाई जो होती है वह देश के लिए हानिकारक होती है। अब यदि हम बात करें नियंत्रित महंगाई की, नियंत्रित महंगाई कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? नियंत्रित महंगाई का निर्धारण कौन करता है? कौन निर्धारित करता है कि नियंत्रित महंगाई इतनी होनी चाहिए? और दूसरी बात आती है नियंत्रित महंगाई कितनी होती है? पहली बात आती है नियंत्रित महंगाई का निर्धारण कौन करता है, और दूसरी बात आती है नियंत्रित महंगाई जो होती है वह वास्तव में कितनी होती है। तो नियंत्रित महंगाई का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नियंत्रित महंगाई का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो नियंत्रित महंगाई का निर्धारण कौन करेगा? नियंत्रित महंगाई का निर्धारण आरबीआई करेगा। नियंत्रित महंगाई का निर्धारण आरबीआई करता है। और नियंत्रित महंगाई यदि बात करें हम तो 4% की जो महंगाई होती है, यदि एक साल में किसी वस्तु के मूल्य में 4% की वृद्धि होती है तो यह सबसे अच्छी महंगाई मानी जाती है, सबसे अच्छी नियंत्रित महंगाई की दर मानी जाती है। क्या? 4% की दर सबसे अच्छी मानी जाती है। 4% की दर सबसे अच्छी मानी जाती है। नियंत्रित महंगाई की 4% की जो दर है वह सबसे अच्छी मानी जाती है। और वहीं यदि हम बात करें आगे तो इसमें क्या होगा? ±2% होता है, यानी कि +2% और -2%। यदि +2% और -2% है तो इसे नियंत्रित महंगाई ही कहा जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम माइनस करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा? केवल 2 बचेगा, और जब प्लस करेंगे 2 4 में तो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? 2 से 6% की महंगाई, 2 से 6% की महंगाई नियंत्रित महंगाई कहलाती है। नियंत्रित महंगाई कहलाती है। 2 से 6% की जो महंगाई है वह नियंत्रित महंगाई कहलाती है। तो नियंत्रित महंगाई की सबसे अच्छी दर कौन सी है? तो नियंत्रित महंगाई की सबसे अच्छी दर 4% होती है। नियंत्रित महंगाई की सबसे अच्छी दर 4% होती है। मान लीजिए आज कोई वस्तु 100 रुपए की है और अगले एक साल में क्या होती है? वह 104 रुपए की हो जाती है। तो ये जो महंगाई की दर है वह सबसे अच्छी मानी जाती है नियंत्रित महंगाई की। और वहीं यदि हम बात करते हैं कि नियंत्रित महंगाई कहां से कहां तक होती है, तो नियंत्रित महंगाई 2 से 6% के मध्य की जो महंगाई होती है वह नियंत्रित महंगाई कहलाती है। वह नियंत्रित महंगाई कहलाती है। यही क्या हुआ? अब इसके ऊपर चली गई, मान लीजिए 8%, 9%, 10%, तो ये फिर अनियंत्रित महंगाई हो जाती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं महंगाई के प्रकार की। तो महंगाई के प्रकार कितने हैं? तो महंगाई के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को 2 रूप से बांटा गया है। 2 रूप से इसका वर्गीकरण किया गया। पहला मांग और आपूर्ति के आधार पर, यानी कि ऑन द बेस्ड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और दूसरा जो है वह सामान्य मूल्य दर के आधार पर बांटा गया है, यानी कि ऑन द बेस्ड ऑफ जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया? महंगाई के प्रकार, महंगाई के प्रकारों को
दो रूपों से वर्गीकृत किया गया। महंगाई के प्रकारों को दो रूपों से वर्गीकृत किया गया। पहला जो आ गया वह आ गया क्या? पहला जो आ गया वह आ गया क्या? मांग और आपूर्ति के आधार पर, मांग और आपूर्ति के आधार पर महंगाई के प्रकार। मांग और आपूर्ति के आधार पर, मांग और आपूर्ति के आधार पर महंगाई के प्रकार। और दूसरा जो आ जाता है वह आ जाता है आपका सामान्य मूल्य दर के आधार पर। सामान्य मूल्य दर के आधार पर, सामान्य मूल्य दर के आधार पर। तो महंगाई को कितने प्रकार से बांटा गया? महंगाई को दो प्रकार से बांटा गया। पहला मांग और आपूर्ति के आधार पर महंगाई, और दूसरा सामान्य मूल्य दर के आधार पर महंगाई के प्रकार। तो मांग और आपूर्ति के आधार पर यानी कि ऑन द बेस्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और दूसरा सामान्य मूल्य दर के आधार पर यानी कि ऑन द बेस्ट ऑफ जनरल प्राइस लेवल। चलिए आगे बात करते हैं। मांग और पूर्ति के आधार पर महंगाई को कितने प्रकार से बांटा गया, या मांग और आपूर्ति के आधार पर महंगाई के कितने प्रकार हैं? तो मांग और आपूर्ति के आधार पर महंगाई के दो प्रकार हैं। कौन कौन सा? पहला मांग जनित महंगाई, मांग जनित महंगाई यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और अगला लागत जनित महंगाई यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या है? मांग और आपूर्ति के आधार पर महंगाई को दो प्रकार से बांटा गया। कौन कौन सा? पहला मांग जनित महंगाई यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा लागत जनित महंगाई यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगली बात करते हैं सामान्य मूल्य दर के आधार पर महंगाई के कितने प्रकार हैं। सामान्य मूल्य दर के आधार पर महंगाई के कितने प्रकार हैं, यानी कि ऑन द बेस्ट ऑफ जनरल प्राइस लेवल के आधार पर महंगाई के कितने प्रकार हैं। तो इसे कई भागों में बांटा गया है या कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहली बात आती है, इसमें जो सबसे पहली बात आई वह है लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन यानी कि निम्न महंगाई। लो इन्फ्लेशन यानी कि निम्न महंगाई। और लो इन्फ्लेशन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। लो इन्फ्लेशन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या? क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी कि रेंगती महंगाई। क्या? रेंगती महंगाई। और अगला दूसरा जो इसमें बांटा गया निम्न महंगाई के अंतर्गत वह है वॉकिंग यानी कि चलती महंगाई। तो निम्न महंगाई को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया? निम्न महंगाई को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। कौन कौन सा? पहला क्रीपिंग यानी कि रेंगती महंगाई, और दूसरा वॉकिंग यानी कि चलती महंगाई। अगली बात करते हैं दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है, दूसरा इसे रनिंग इन्फ्लेशन। दूसरा किसमें बांटा गया? दूसरा जो प्रकार है वह है रनिंग इन्फ्लेशन। क्या? रनिंग इन्फ्लेशन यानी कि दौड़ती महंगाई। दूसरा रनिंग इन्फ्लेशन यानी कि दौड़ती महंगाई। और तीसरा जो पॉइंट आ गया वह आपका आ जाता है, तीसरा जो पॉइंट आ जाता है वह आ जाता है गैल्पिंग इन्फ्लेशन यानी कि गैल्पिंग इन्फ्लेशन
यानी कि सरपट दौड़ती महंगाई, सरपट दौड़ती महंगाई। क्या? सरपट दौड़ती, सरपट दौड़ती महंगाई, सरपट दौड़ती महंगाई। अगला बात करते हैं इधर, अगली हम लोग बात करते हैं इधर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसकी आगे की बातें हम लोग ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। अगली जो बात आती है चौथा नंबर, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि अति मुद्रा स्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि अति मुद्रा स्फीति। क्या? हाइपर, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन अति मुद्रा स्फीति, अति मुद्रा स्फीति। चौथी जो बात आ गई वह आई हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि अति मुद्रा स्फीति। अगली बात करें यदि, तो अगला जो पॉइंट आता है वह है कोर इन्फ्लेशन। क्या? कोर इन्फ्लेशन यानी कि मर्म मुद्रा स्फीति, कोर इन्फ्लेशन यानी कि मर्म मुद्रा स्फीति। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन यानी कि मर्म मुद्रा स्फीति, मर्म मुद्रा स्फीति, कोर इन्फ्लेशन यानी कि मर्म मुद्रा स्फीति। और अगला है छठवां नंबर, छठवें नंबर में आपका आ जाता है स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन यानी कि मंदी जनित महंगाई, स्टैगफ्लेशन यानी कि मंदी जनित महंगाई। क्या? स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन यानी कि मंदी जनित, मंदी जनित, मंदी जनित महंगाई, मंदी जनित महंगाई। अगली हम लोग बात करते हैं 7 नंबर पे, तो 7 नंबर पे क्या हो जाता है? स्कूफ्लेशन, स्कूफ्लेशन यानी कि तिरछी महंगाई। क्या? स्कूफ्लेशन, स्कूफ्लेशन यानी कि तिरछी महंगाई, तिरछी महंगाई, तिरछी महंगाई। तो महंगाई को कुछ इस प्रकार बांटा गया। तो महंगाई को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? महंगाई को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? मांग और आपूर्ति के आधार पर, दूसरा सामान्य मूल्य दर के आधार पर। मांग और आपूर्ति के आधार पर महंगाई को 2 भागों में बांटा गया है, मांग जनित महंगाई यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा लागत जनित महंगाई यानी कि कास्ट पुश इन्फ्लेशन। और सामान्य मूल्य दर के आधार पर महंगाई को कई भागों में बांटा गया। पहला लो इन्फ्लेशन यानी कि निम्न महंगाई, निम्न महंगाई को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला क्रीपिंग यानी कि रेंगती महंगाई, दूसरा वॉकिंग यानी कि चलती महंगाई। दूसरे नंबर पे आता है रनिंग इन्फ्लेशन यानी कि दौड़ती महंगाई। तीसरे नंबर पे गैल्पिंग इन्फ्लेशन यानी कि सरपट दौड़ती महंगाई। चौथे नंबर पे हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि अति मुद्रा स्फीति। और 5वें नंबर में कोर इन्फ्लेशन यानी कि मर्म मुद्रा स्फीति। 6वें नंबर में स्टैगफ्लेशन यानी कि मंदी जनित महंगाई। और 7वें नंबर में स्कूफ्लेशन यानी कि तिरछी महंगाई। अगली हम लोग बात करते हैं अब मांग और आपूर्ति के आधार पर महंगाई के प्रकार। मांग और आपूर्ति के आधार पर महंगाई के प्रकार। मांग और आपूर्ति के आधार पर महंगाई के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? अभी हमने बताया, मांग जनित महंगाई यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा लागत जनित महंगाई यानी कि डिमांड पुश इन्फ्लेशन। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं हम लोग मांग जनित महंगाई। मांग जनित, मांग जनित महंगाई, मांग जनित महंगाई क्या होती है? मांग जनित महंगाई क्या हो जाएगी? तो मांग जनित महंगाई यानी कि डिमांड, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी मांग जनित महंगाई क्या हो जाएगी? तो मांग जनित महंगाई वह होती है जब अर्थव्यवस्था में धनापूर्ति क्या होती है? ज्यादा होती है। जब अर्थव्यवस्था में धनापूर्ति ज्यादा होती है, मांग ज्यादा होती है और वस्तुओं का जो मूल्य ज्यादा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मांग जनित महंगाई कहते हैं। तो क्या होगा? जब अर्थव्यवस्था में, जब अर्थव्यवस्था में
धनापूर्ति ज्यादा होती है, मांग ज्यादा होती है। जब अर्थव्यवस्था में धनापूर्ति ज्यादा होती है, मांग ज्यादा होती है, जब अर्थव्यवस्था में धनापूर्ति ज्यादा होती है, मांग ज्यादा होती है, वस्तु का मूल्य ज्यादा होता है, वस्तु का मूल्य ज्यादा होता है, वस्तु का मूल्य ज्यादा होता है, वस्तु का मूल्य क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसे मांग जनित महंगाई कहते हैं। तो मांग जनित महंगाई क्या हो जाएगी? जब अर्थव्यवस्था में धनापूर्ति ज्यादा होती है, मांग ज्यादा होती है, वस्तु का मूल्य ज्यादा होता है, तो इसे मांग जनित महंगाई कहते हैं। और दूसरी जो बात आती है वह आती है दूसरे नंबर में, क्या है? लागत जनित महंगाई, यानी कि कास्ट पुश इन्फ्लेशन। लागत जनित महंगाई यानी कि कास्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है? इसके जो कारक आगत होते हैं, कारक आगतों का मूल्य बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? जो कारक आगत होंगे, कारक आगतों का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे कि कच्चा तेल, श्रमिक, बिजली आदि क्या हुए? ये महंगे हो गए, तो क्या होगा? उत्पादन लागत ज्यादा होगी, और जब उत्पादन लागत ज्यादा होगी तो वस्तु का मूल्य क्या है? बढ़ जाएगा। इसी कारण क्या होता है? वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, और वस्तु के मूल्य के बढ़ने से महंगाई क्या होती है? बढ़ती है। महंगाई क्या होती है? बढ़ती है। इसी कारण इसे लागत जनित महंगाई कहते हैं। इसमें क्या होता है? कारक आगतों के मूल्य बढ़ जाते हैं। कारक आगतों के मूल्य बढ़ जाते हैं। जैसे कौन कौन से कारक आगत हो गए? जैसे मान लीजिए कच्चा माल, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, और श्रमिक क्या हुए? महंगे हो गए। तो क्या होगा? इसके कारण क्या होगा? उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है तथा वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। इसे ही लागत जनित महंगाई कहते हैं। लागत जनित महंगाई कहते हैं। तो लागत जनित महंगाई क्या हो गई? जब कारक आगतों के मूल्य क्या हुए? बढ़ गए। जैसे कि कच्चा माल, बिजली, श्रमिक आदि क्या हुए? महंगे हो गए। जिसके कारण क्या होता है? जो लागत है, उत्पादन की जो लागत है वह बढ़ जाती है, यानी कि प्रोडक्शन कास्ट क्या है? बढ़ जाती है। और जब प्रोडक्शन कास्ट बढ़ती है तो वस्तु का मूल्य क्या है? बढ़ेगा। और जब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी, और इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं? लागत जनित महंगाई कहते हैं। अगली हम लोग बात करेंगे कल सामान्य मूल्य दर के आधार पर महंगाई के प्रकारों की। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।